देखिए आप ध्यान से, तो आज की क्लास में ना वैसे मुझे अगला टॉपिक पढ़ाना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बट मैं ये अभी नहीं पढ़ा रहा, ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, क्योंकि मैं पहले ना पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूं। अब मेरी बात गौर से सुनना, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक जिसका नाम है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। पहले आप हेडिंग लिखिए, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ब्रैकेट में लिखिए एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। अब सुनिए ध्यान से, जब फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना शुरू किया गया, तब इसके एक्सप्लेनेशन को दिया किसने? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, बताया ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस इफेक्ट को समझाने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने खुद एक और थ्योरी का इस्तेमाल किया, और जिस थ्योरी का इस्तेमाल किया वही थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसका मतलब यह है कि आइंस्टाइन ने जिस थ्योरी का इस्तेमाल किया, पहले आपको वो थ्योरी समझनी पड़ेगी, और वो थ्योरी समझने के बाद फिर सीखेंगे कि आइंस्टाइन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले आप लोग एक लाइन लिखिए, आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड laws of photoelectric emission, laws of photoelectric emission on the basis of Planck's quantum theory, on the basis of Planck's quantum theory, on the basis of Planck's quantum theory। चलिए अब बात करते हैं आखिर ये थ्योरी थी क्या। गौर से सुनना भाई, ये थ्योरी कुछ नहीं थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट रेडिएशन है उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को ना कहा जाता है क्वांटम। एक पैकेट को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्वांटम। अच्छा, आपने नाम सुना ना मोमेंटम, उसका प्लूरल मोमेंटा। ऐसे ही क्वांटम एक पैकेट को बोलते हैं, और बहुत सारे पैकेट को क्या बोला जाता है? क्वांटा। और ये जो एक क्वांटम है ना, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसी का नाम क्या रखा गया? फोटोन। तो ये कहा गया इस थ्योरी के अंदर कि लाइट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उन्हीं एनर्जी के पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है क्वांटा, और इस एक पैकेट को बोलते हैं फोटोन। कहते हैं कि ये फोटोन या जो क्वांटम है, ये किसी भी मीडियम में उसी रफ्तार से चलते हैं जिस रफ्तार से उस मीडियम में क्या चलती है? लाइट। मतलब इनकी रफ्तार वही होती है जो रफ्तार उस मीडियम में लाइट की होती है। दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वो भी किसमें? वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के अंदर। मेरी बात समझ में आई? इस थ्योरी में यह भी कहा गया कि अगर एक फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी न्यू है, और आपको उसकी एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h न्यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक मेटल सरफेस है, उस पर 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो उन सब की टोटल एनर्जी क्या होगी? 10h न्यू। इसका मतलब ये एक फोटोन की एनर्जी है, और वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस h की वैल्यू को जब ढूंढा गया तो ये मिली 6.63 × 10 की पावर, बताओ कितने? -34। कोई यूनिट जानता है इसकी? यही फंसा देती है, जूल सेकंड। इसकी यूनिट याद रखना, जब कभी प्रैक्टिकल में कई बार टीचर वाइवा के टाइम पर पूछते हैं कि इसकी यूनिट बताओ, तो वहां मुंह बंद हो जाते हैं। तो याद रखना इसकी यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड। आप नीचे लिखिए एक लाइन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, according to Planck's quantum theory, light radiation consists of tiny packets of energy called quanta,
full stop. One quantum of light radiation, one quantum of light radiation, one quantum of light radiation is called a photon, is called a photon. Which travels with the speed of light. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज E is equal to h nu, where nu is the frequency of light, where nu is the frequency of light and h is Planck's constant, and h is Planck's constant. और आप h की वैल्यू लिख लीजिए बोर्ड से देख के. ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. सुनिए, एक सिंपल चीज आप लोगों को समझाता हूं, गौर से सुनना. अब ना हम ये देखने वाले कि आइंस्टाइन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किए, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते वक्त आइंस्टाइन ने एक बात एज्यूम की. उसने ये एज्यूम किया कि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल. उसने ये माना कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है तब लाइट में मौजूद जो फोटोन है उनमें से एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाता है, निकाल पाता है. अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं इसे लास्ट में लिख पाऊंगा क्या? अगर मैं इतना ही बोलूं और चुप हो जाऊं तो सब लोग अपने मन में खुद ही सोच के बैठ जाओगे कि अच्छा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो लाइट में अगर 10 फोटोन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. ऐसा नहीं होता भाई. जब कभी भी कोई भी लाइट आप डालते हो किसी मेटल सरफेस के ऊपर जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कैसी है, ज्यादा, तब लाइट डालने पर फोटोन्स इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलते हैं, बाहर. आप जितने फोटोन डालते हो उतने फोटोन से टकरा करके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, क्योंकि बहुत सारे फोटोन्स और दूसरे प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं. अब बात आती है सर कैसे प्रोसेस में? ऐसा हो सकता है कि कोई फोटोन ना मेटल सरफेस में काफी अंदर तक चला जाए और किसी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराए और वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, उसकी एनर्जी इस्तेमाल करे और खुद को इनर मोस्ट ऑर्बिट से दूसरे तीसरे चौथे ऑर्बिट तक ले आए, लेकिन खुद मेटल सरफेस से बाहर ना निकले. अब की बार फोटोन तो आपका इस्तेमाल हो गया, वो यूज भी हो गया, लेकिन आपको उसके बदले में कोई इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नहीं नजर आया. इसका मतलब लाइट के अंदर मौजूद सभी फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते. और जब इसको देखा गया कि कितने फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो 1% से भी कम फोटोन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को कहां निकाल पाते हैं, बाहर. इसलिए यह बात याद रखना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है मतलब जितने फोटोन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. जी नहीं, बहुत सारे फोटोन्स और दूसरे प्रोसेस में भी खर्च हो जाते हैं. इसलिए जितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे. एक बार एक सवाल ऐसे ही पूछा था एक टीचर ने कि इस तरीके से बोलता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक टेस्ट था, उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं इनका रेशियो क्या होता है, 1 से बड़ा छोटा बराबर. अब आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा फोटोन डालते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसका मतलब ये नंबर में कम है और ये नंबर में ज्यादा, और अगर ये कम है और ये ज्यादा तो इसका रेशियो 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा. मैंने बोला कि नंबर ऑफ फोटोन्स ना हम ज्यादा डालते, सारे फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते तो कम ही निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे हैं, ज्यादा, तो ये नंबर छोटा ये नंबर बड़ा, तो रेशियो 1 से कैसा आएगा, कम आएगा. हम इसके बारे में अभी लिखेंगे, लेकिन हाँ इस थ्योरी को समझने के लिए हम ये एज्यूम करने जा रहे हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करता है, क्योंकि ये बात आइंस्टाइन ने एज्यूम की थी. आप लिखिए जरा, आइंस्टाइन assumed that one photoelectron is ejected from a metal surface
from a metal surface if one photon of suitable light radiation falls on it. चलिए जी, अब इधर ध्यान दीजिए जरा, सुनिए। मान लीजिए मैं आपके सामने यहां पर ना एक मेटल सरफेस बना रहा हूं। ध्यान देना सब लोग, अच्छे से समझना इस बात को। ये आपके सामने एक मेटल सरफेस है या एक मेटल है। इस मेटल में आपने ना एक इलेक्ट्रॉन देखा, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल के अंदर ही मौजूद है, बाहर नहीं निकल सकता तब तक जब तक इसे क्या ना मिले, एनर्जी। मैंने क्या किया, इस फोटोन के ऊपर ना इस तरह से एनर्जी को इंसिडेंट करा दिया। सपोज कर लीजिए यहां से मैंने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट कराया और उस फोटोन की जो एनर्जी थी वो थी E = में h²। आइंस्टाइन ने ये बात बताई कि आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ना फोटोन से मिलने वाली एनर्जी को दो रास्तों में खर्च करता है। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा फोटोन इस्तेमाल करता है अपने आप को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और जितनी एनर्जी मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए मिनिमम, वही क्या है, वर्क फंक्शन। और बाकी की जो एनर्जी बच गई उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये खुद बाहर घूमना स्टार्ट कर देता है, और वो सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में इस्तेमाल करता है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एनर्जी दी फोटोन्स की मदद से वो कितनी थी, h²। इलेक्ट्रॉन ने इसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में खर्च कर लिया और कुछ हिस्से का इस्तेमाल किया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब टोटल इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, और वो भी कहां से, फोटोन से। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। अगर मैं यहां से k max को कैलकुलेट करूं तो आप बोलोगे सर k max बराबर में आ जाएगा h² माइनस में phi नॉट, और ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। और ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी थी, इसलिए इसी को कहा गया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबको मेरी बात समझ में? अब एक चीज और सुनिएगा, अभी आप इसे लिख लेना और तसल्ली से बात को सुनिए। मान लीजिए अगर मैं इसके आगे एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना जरा। सपोज कर लो ये रही मेटल सरफेस आपकी, आपने इस मेटल सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी एनर्जी कितनी थी, h² थी, और मैंने बोला इसमें से ना इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं। तो आप ऑब्वियस सी बातें बोलोगे सर जरूर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या रही होगी, कम। मैंने ना इसकी एनर्जी बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और बहुत ज्यादा कर दी। तो आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा एनर्जी कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उनके पास ढेर सारी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखूं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया, एक वक्त ऐसा आया जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन बस वो बाहर निकला, निकलने के बाद रुका रहा, वो चला नहीं। तो आप बोलोगे सर अगर आपकी लाइट ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन जितनी। मतलब इसने खाली इसको इतनी एनर्जी दी ताकि ये खुद को कहां निकाल सके, बाहर। इसका मतलब सच में इसके पास इतनी ही एनर्जी थी ताकि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। और इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसी को क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये एनर्जी उतनी है जितने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और जितने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वही क्या है, वर्क फंक्शन। इट मींस दैट कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहां से हमें यह चीज पता थी कि हमारा जो वर्क फंक्शन है phi नॉट वो बराबर है h²0 के। यहां µ0 ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार वर्क फंक्शन देके पूछते बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेटल सरफेस की, और कभी कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देकर के पूछते हैं बताइए वर्क फंक्शन कितना होगा। और ऐसे में अगर मैं यहां से चाहूं तो k max को k max एज इट इज रहने देता हूं, इक्वल टू में h² की जगह h², और इसकी जगह पर लिख देते हैं h²0, और आप इस k max की जगह पर k max को एज इट इज रहने दीजिए, इसमें से h ले लीजिए कॉमन, ये आ जाएगा न्यू माइनस में µ0, और ये एक और इक्वेशन बन गई। आप इसे भी बोलेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि दोनों एक ही चीज से तो डिराइव्ड है। उसी का इस्तेमाल करके ये बना है, इसी का इस्तेमाल करके ये बना है। तो आप चाहें तो इसे बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर सभी के लिए? हाँ, ये चीज कह रहे हो आप? हाँ, ये मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक मेटल सरफेस है।
आपने इसके ऊपर लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जिसके अंदर फोटोन्स के पास एनर्जी कितनी थी, दैट इज एच न्यू, इतनी ही एनर्जी थी किसके पास, फोटोन के पास। अब ना आपने जब इस पे फोटोन को डाला, इतनी एनर्जी वाले फोटोन को, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो आप बोलोगे सर ये फ्रीक्वेंसी ना थ्रेशोल्ड से कैसी है, कम है। मैंने इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता गया, एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन जस्ट निकल के रुक गए वहीं पर। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब इसके पास खाली उतनी ही एनर्जी है जितने से खाली इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाए, बाहर, और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने पर वो बाहर निकल जाएगा, आपने उसी को क्या बोला, वर्क फंक्शन। और जिस फ्रीक्वेंसी पर जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इसके पास उतनी एनर्जी जितने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जितनी एनर्जी से, मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मतलब ये और फाई नॉट दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। और यहां से हमारे सामने दो इक्वेशंस आ गई और इन्हीं को कहा गया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप पहले जो बात बोल रहे हो वो लिखिए, फिर इसे नोट कीजिएगा। कंसीडर अ फोटोन of light of frequency nu, comma, incident on a metal surface, of work function phi naught. Full stop. The energy of the photon spent in two ways. Number one, नीचे लिखिए number one, a part of the energy is used in liberating the electrons. A part of the energy is used in liberating the electrons from the metal surface. Which is equal to the work function phi naught. नीचे लिखिए नंबर टू, phi naught, हाँ। नंबर टू, the rest of the energy is used in imparting the maximum kinetic energy K max, K और नीचे छोटा सा max, the maximum kinetic energy K max to the emitted electrons. और अब आप इसे लिख लीजिए, जो बोर्ड पर है, डायग्राम भी बना लेना, ये पूरी बात भी लिख लीजिए।
हाँ भाई, ये लिख चुके सब लोग? तो अगर ये लिख लिया तो आप नीचे एक लाइन लिख लो कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। लिखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लिख लिया सभी ने इसको? चलो अब जरा बात करते हैं कि आखिर आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब उसने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया? हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन सबका दे चुका हूं, मैंने पहले ही बताया था कि मैं हर चीज़ साथ के साथ बताता चल रहा हूं, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली मतलब थियोरेटिकली सारी बातों को एक्सप्लेनेशन मैं फिर से दूंगा और सबको सिस्टमैटिकली लिखवा दूंगा। आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए जरा, एक्सप्लेनेशन of laws of photoelectric emission, explanation of laws of photoelectric emission। सबसे पहली बात, नंबर 1, गौर से सुनना सब लोग। देखिए, याद है सबसे पहली चीज क्या थी? जब कभी भी आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। तो हमने यही तो बोलता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये बात आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की। आइंस्टाइन ने ये एज्यूम किया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक फोटोन ही जिम्मेदार है। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इसका मतलब अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो मेटल सरफेस के ऊपर अब ज्यादा फोटोन गिरेंगे पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में फोटोन्स कैसे गिरेंगे? ज्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी कैसी है? ज्यादा फोटोन्स इंसिडेंट होंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज ज्यादा, और ज्यादा चार्ज करंट कैसा प्रोड्यूस करेगा? ज्यादा। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, और इसी वजह से कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप लिखिए नंबर 1, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये हेडिंग है। अब इसके बारे में लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब लिखिए, द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी means the increase in the number of photons, striking the metal surface per unit time, striking the metal surface per unit time, full stop. As each photon ejects, only one electron, so the number of ejected photoelectrons increases, with the increase in intensity, of incident radiation, of incident radiation. अब दूसरा, नंबर 2, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेनेशन ऑफ,
हाँ मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ ना वहाँ पे बताते के साथ में एक्सप्लेन भी कर दिया था, बट मैंने उसको लिखवाया नहीं था तब। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की भी कोई चीज़ होगी। सुनना ध्यान से। एज, जैसा कि जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको लिखना है, नोट करना है, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि के मैक्स, जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में न्यू नॉट होगा। इसमें 3 केस थे। सबसे पहला केस, अगर मान लीजिए आप एक ऐसी लाइट लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कैसी है, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो जो बचेगा वो कैसा बचेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस बार आपके के मैक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उनके पास चलने फिरने के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। बी पार्ट, अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी और कम करते जाएं और इतनी कम कर ले कि वो किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड के, तो ऐसे में ये और ये इक्वल तो कट के कितना हो जाएगा, 0। तो इस बार आप बोलोगे सर यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। इस बार भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मगर निकलने के बाद वो रुक जाएंगे, उनके पास चलने के लिए कोई फालतू एनर्जी नहीं होगी। ये बात भी सबको समझ में आई। अब तीसरा जो केस था, दैट इज पार्ट नंबर सी, उसके अंदर उन्होंने क्या नोटिस किया, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज, सॉरी, दिस इज पार्ट सी। तो पार्ट सी में ये कहा गया, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा कम कर दूं, लेस देन न्यू नॉट, और अगर ये कम है और ये ज्यादा, छोटे में से बड़ा नंबर घटाओगे तो बचेगा नेगेटिव। इसका मतलब ऐसे में आपका के मैक्सिमम क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आप इसे लिख दीजिए दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर आपने लाइट ऐसी ली जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। और तभी उन्होंने बताया कि सच में हर मेटल के लिए एक ऐसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर नहीं आएगा। इस तरह से बताया गया कि हर मेटल सरफेस के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ के सब लोग? आप पहले पूरी कहानी नोट कीजिए, फिर आगे लिखवाते हैं इसके बारे में। हाँ, पहले ये नोट कर लीजिए। लिख चुके सभी लोग? तो अब मैं लास्ट में यही लिखवाने वाला हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आई, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। आप लिखना शुरू कीजिए। हेंस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन does not takes place. Photoelectric emission does not take place for the incident radiation below the threshold frequency. Below the threshold frequency. Below the threshold frequency. Full stop. लिख लिया यहां तक? अब तीसरा इफेक्ट, तीसरा एक्सप्लेनेशन, हेडिंग लिखिए इफेक्ट ऑफ, या फिर लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो बड़ा सिंपल सा है।
अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसी मिलेगी? ज़्यादा। अब उस ज़्यादा एनर्जी में से उसे खुद को निकालने के लिए खाली वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी यूज़ करके वो खुद को मेटल सरफेस से बाहर निकाल देगा, और जितनी एनर्जी बचेगी वो सारी यूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप फोटोन की एनर्जी जितनी बढ़ाना है बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन अपने काम की एनर्जी इस्तेमाल करके बाहर आ जाएगा और बाकी की फालतू एनर्जी को यूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा फोटोन निकलेंगे, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर असर नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा लो या घटा लो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। इससे पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप लिखिए इसके बारे में। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी the maximum kinetic energy of the electrons increases linearly with the frequency of the incident radiation, with the frequency of the incident radiation. Full stop. Moreover, the increase in intensity increases only the number of incident photons, and not their energy, incident photons and not their energy. Full stop. Hence, maximum kinetic energy of the photoelectrons, is independent of the intensity of incident radiation. अब चौथा एक्सप्लेनेशन, इंसिडेंट रेडिएशन। लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आप जैसे ही लाइट डालोगे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लाइट डालने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई गैप नहीं होता। हालांकि अगर आप इस गैप को बहुत ज़्यादा बारीकी से नापे तो वो होता है 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम होता है, जो कि रियल लाइफ के लिए ना के बराबर है। आप उसे ना ही मान के चलिए। अब लोगों ने कहा कि ये बात आइंस्टीन एक्सप्लेन करे, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ना एक पार्टिकल है, और फोटोन को तो हम पार्टिकल जैसा ट्रीट ही कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कह रहा है दो पार्टिकल जैसे ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो जैसे ही एक दूसरे से मिलेंगे, इसी को तो हम टक्कर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कोलिजन। और कोलिजन ना 3-4 कई तरह के होते हैं। आपने सुना होगा इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और भी होते हैं सुपर इलास्टिक वगैरह वगैरह। तो कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन और फोटोन आपस में कोलाइड करते हैं तो इनका जो कोलिजन होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन,
और इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। मतलब जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी सारी एनर्जी ना फोटोन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ट्रांसफर, और कहता है फोटोन से इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी का ट्रांसफर होना ये एक सिंगल इवेंट होता है, एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि फोटोन से एनर्जी किसी और के पास गई, फिर वहां से किसी और के पास और फिर इलेक्ट्रॉन के पास आई। अगर ऐसा होता तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी जाने में टाइम लगता और फिर ये प्रोसेस साइमल्टेनियस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होता। लेकिन यहां पर ना फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, अपनी सारी एनर्जी एक ही बार में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, तो ये एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस था जो फटाफट हो जाता है। बस फोटोन से एनर्जी को इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो -10⁻⁹ सेकंड से भी कम लगा, जिससे आप ना के बराबर मान के बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फोटोन से टकराना एक इलास्टिक कोलिजन है और ये एक सिंगल स्टेप सिंगल इवेंट है। इसमें जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और तुरंत एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से कहां जाता है, बाहर, अगर उसके पास एनर्जी सूटेबल है जिससे वो बाहर निकल सके। और इसीलिए हमें लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम का गैप होता है वो महसूस होता ही नहीं है और इस वजह से कहा जाता है कि यहां पर टाइम लैग नहीं है और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। ठीक है, देखिए photoelectric emission is the result of an elastic collision between a photon and an electron, as a result of it, comma, the absorption of energy by the electron from the incident photon is a single event which involves transfer of energy, at once, without any time lag. Full stop. Due to it there is no time lag. Between the incident photon and the ejected photoelectron. तो भाई आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन खत्म। इस तरह से उसने पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी बातों को एक्सप्लेन किया। अब मुझे ना आप लोगों को एक बात लिखवानी है नोट में, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसे ध्यान से सुनना। यही चीज़ें बच्चे अक्सर अपने आप सोच करके इसका जवाब देते हैं। अब वो क्या है, बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करते वक्त ये एज्यूम किया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लोग इसको ये समझ बैठते हैं कि इसका मतलब लाइट में जितने फोटोन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जितने फोटोन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे।
हमने ये चीज़ जब देखी तो ऑब्जर्वेशंस में ये पता लगा कि आप जितने भी फोटोन्स डालते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, उसमें से भी ना 1% से भी कम ही फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ निकाल पाते हैं, बाहर, और बाकी के सारे फोटोन्स और दूसरे प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। और किस प्रोसेस में खर्च होते हैं मैंने बताया था, जैसे कि कोई एक फोटोन इनर मोस्ट ऑर्बिट के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो वहां से टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके शायद इनर ऑर्बिट से किसी आउटर ऑर्बिट में आ जाए। अब फोटोन तो चला गया लेकिन आपका कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा फोटोन खर्च हो गया लेकिन बदले में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है जब आप लाइट डालो तो पहले से ही कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में हो मान लीजिए, और वो अपने आप ही चौथे ऑर्बिट से जंप करके वापस कहां पे आ रहा हो, तीसरे ऑर्बिट पर। तो जैसे ही वो चौथे से तीसरे ऑर्बिट पर आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से कम की तरफ आ रहा है। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो भी किसकी फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस प्रोसेस में और नए फोटोन्स नजर आए। इसका मतलब इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे फोटोन खर्च हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसी ने उसकी एनर्जी को यूज कर लिया, और कई सारे फोटोन क्रिएट भी होते हैं। मतलब इस प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं होते। आप जितने फोटोन्स डालते हैं उतने ही फोटोन्स या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। इस चीज के बारे में हम और अच्छे से बाद में बात करेंगे जब मैं फोटोन्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। आप सबसे पहले इस बात को नोट में लिखिए, NOTE, नोट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, one incident photon can eject one photoelectron, but it does not mean that the number of electrons emitted will be equal to the number of photons incident on it. The number of photons incident on it. Incident on it, full stop. In fact, all the photons falling on the metal surface, all the photons falling on the metal surface are involved not only in ejecting the electrons, from the metal surface, but in many other processes also. Full stop. एक लाइन और लिखिए, very few, less than 1% of photons are capable of ejecting the photoelectrons. फुल स्टॉप। लिख लिया भाई यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से सुनना क्या है। हेडिंग लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन।
डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। भाई जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल्स भी दिखते हैं और मैं करवाऊंगा भी अगली क्लास में या जब भी है क्लास के अंदर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। अब जरा बात सुनना ध्यान से, देखिए जैसा कि आपने अभी अभी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी, वो थी के मैक्स बराबर में दिस इज एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये था। अब ना ये जो के मैक्स है आप इसे चाहें तो ई वी नॉट लिख सकते हैं, और वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने इसके बारे में पहले पढ़ाया था, के मैक्स बराबर क्या होता है? ई वी नॉट। तो ये बराबर में क्या हो गया? दैट इज एच न्यू माइनस में फाई नॉट। और जिसको नहीं याद वो यहाँ साइड में चाहे तो लिख सकता है कि जो के मैक्स है यही बराबर है किसके? ई वी नॉट के। ये मैंने तब पढ़ा था जब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा रहा था। अगर मैं यहाँ से वी नॉट को निकालूंगा तो वी नॉट बराबर में आ जाएगा एच अपॉन में ई, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यू, और माइनस में फाई नॉट, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा? ई। तो ये मेरे पास ना एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, और अब हमें इसी का इस्तेमाल करना है। कौन सी चीज? के ई वी नॉट कैसे आया? हाँ याद करो आप एक बारी, हमने एक बार ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे मैंने बोल था, और फिर मैंने यहाँ पर कहा था कि एक विंडो लगा दो, ये एमीटर प्लेट, ये वाली कलेक्टर प्लेट। यहाँ पर मैंने बोलता कि आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते जाओ तो ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रोकेगा। एक टाइम पर इतना पोटेंशियल आ जाएगा नेगेटिव कि वो सारे ही इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। उस पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको मैंने बोलता कि आपको सारे इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहे, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोक दो, कम एनर्जी वाले तो खुद ही रुक जाएंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की थी उसे हमने क्या बोला था? के मैक्स। और मैंने बोलता इसको रोकने का काम किसका है? इस प्लेट का। ये प्लेट इसको रोकने के लिए क्या करेगी? वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू में V। किसको रोक रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। उसका चार्ज कितना है? E। और कितना पोटेंशियल लगा के रोक रहे हैं? वो है V नॉट। तो इसका मतलब आपने जितना वर्क किया उतनी उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसलिए के मैक्स बराबर ई वी नॉट। याद आई बात सभी लोगों को? तो ये चीज़ मैंने ना लास्ट क्लासेस में पढ़ाई थी, लेकिन कोई नहीं, कोई बच्चा अगर भूल गया तो मैंने फिर से रिपीट कर दी। अब आप वापस आ जाइए अपने टॉपिक पर, सुनिए अब ध्यान से। अब ना भाई मैं ना इसका एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, और जो भी ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना मैथ्स नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा देसी स्टाइल में बिल्कुल बच्चों की तरह इसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाया। आप ऐसे ही तो ग्राफ प्लॉट करते थे ना बचपन में, 9th 10th में, एक्स और वाई, एक्स को 0 रखो फिर वाई आएगा, वाई को 0 रखो तो क्या आ जाता है? एक्स। वही सेम काम अब हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार एक्स और वाई नहीं, इस बार आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज वी नॉट। ठीक है, देखना ये बस ड्रॉ करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ ताकि आप आराम से ड्रॉ कर पाओ तसल्ली से, बिना किसी प्रॉब्लम के। सबसे पहले ना मैंने एक काम किया, यहाँ पर ना जो फ्रीक्वेंसी है उसे मैंने 0 रख दिया। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 0 रखूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का फाई नॉट अपॉन में ई। ठीक लिखा एकदम। और अगर मैं यहां से पोटेंशियल को 0 रखूंगा तो पता है ये वाली फ्रीक्वेंसी ना न्यू नॉट आएगी। कैसे आएगी? वो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इसलिए थोड़ा छोटा तरीका बताता हूं आपको। आप एक काम करो, फ्रीक्वेंसी ही न्यू नॉट रख दो। ध्यान से सुनना, जैसे यहां न्यू नॉट रखोगे, पता है एच न्यू नॉट क्या था? फाई नॉट। तो फाई नॉट अपॉन ई, ये भी फाई नॉट अपॉन ई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे ना करने के बजाय सीधा ही इसको क्या लिख देते हैं? 0। अब मुझे मेरे 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको ग्राफ में डालो और आपका ग्राफ आपके सामने तैयार। समझ रहे हैं? अब ये ग्राफ बनाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पर 2 एक्सिस बना दी। एक एक्सिस ये रही आपके सामने कुछ इस तरीके की, ये रही एक एक्सिस, इस पर फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और दूसरी वाली एक्सिस मैंने एक और बना दी, यहां पर हम रखने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो इस जगह पर पोटेंशियल और इस जगह पर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस है वो ये रही, इसे मैंने जानबूझ के इधर नहीं बनाया क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती, बट हाँ पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, इसलिए ऊपर भी बनाया और नीचे भी, और यहां पर क्या डाल दिया मैंने? 0। ठीक है एकदम। और ये आपके पास आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल, तो मैंने इसको क्या दिखा दिया? वी नॉट से। अब जरा बात को ध्यान से सुनना सभी लोग, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 तब आपका पोटेंशियल जो है वो फाई नॉट अपॉन में ई है, वो भी माइनस का। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 0 किस पे होगी? इस वाले पोटेंशियल, इस वाली एक्सिस पर। भाई ये x है और ये y, पता है ना, y पर x 0 और x पर y 0। तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव है, तो ओरिजिन के ऊपर रखो नीचे? नीचे। तो आप यहां पर कहीं पर दिखा दो इसको, तो ऐसे लिख सकते हो माइनस का फाई नॉट अपॉन में ई। तो ये आ गया हमारे पास।
दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तो पोटेंशियल जीरो, तो ये कौन सी एक्सिस पर आएगा, इस पर। तो यहां पर कहीं पर ऐसे दिखा देते हैं तो ये वाली जगह पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज न्यू नॉट। अब दोनों पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप इन दोनों को मिला करके अपना ग्राफ तैयार कर लो। तो ये लो जी, ये ग्राफ मैंने बना दिया इस तरह से, और ये वाली जो लाइन है आगे की उसे मैं ऐसे बना देता हूं और इस तरीके से आपका ग्राफ तैयार। और ये कोई नया ग्राफ नहीं है, ये पुराना है, याद कीजिए। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये ग्राफ आपने पढ़ रखा है, याद है सभी को। बोला था ना ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो ये थ्रेशोल्ड से कम और इधर थ्रेशोल्ड से ज्यादा। बस ये मैंने बना दिया, हमने पहले पढ़ा था, सिर्फ डायरेक्टली ड्रॉ किया था, इस बार लॉजिकली मैथमेटिकली इसको ड्रॉ करके देख लिया। ठीक है सभी के लिए। अच्छा, अब एक बात सुनो, तो इसी का तो ग्राफ प्लॉट किया, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें तो पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम जनरली ऐसे लिखते हैं, y बराबर mx प्लस सी। अब मैं इस इक्वेशन के साथ इसे क्या कर सकता हूं, कंपेयर। जब मैं कंपेयर करूंगा तो y की जगह v नॉट, x की जगह फ्रीक्वेंसी, तो जरूर m की जगह पर h अपॉन ई। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो m इज इक्वल टू h अपॉन ई, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस फाई नॉट अपॉन में ई। तो आप बोलोगे m क्या है, स्लोप। और जरा याद करो, जब मैंने ये वाला ग्राफ पढ़ाया था तब मैंने ये कहा था कि आप दुनिया का कोई भी मैटर ले आओ, इस ग्राफ के अंदर सारी चीजें अलग होंगी बट सभी ग्राफ की स्लोप कैसी आएगी, सेम। और उसकी वजह ये थी क्योंकि स्लोप है h अपॉन ई, h खुद एक कांस्टेंट है विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ई क्या है, चार्ज, तो इसका मतलब इसका स्लोप हमेशा ही क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। याद है, मेटल ए मेटल बी के लिए बनाया था, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल, तो ये चीज थी। अब यहां से हमारे सामने अगर मैं इसके नीचे 1 रखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो h बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू में e। तो आप यहां रखेंगे h, m जो है वही क्या है आपके लिए, स्लोप, तो ये रहा स्लोप और इंटू में e। और इस तरीके से आपको अगर कोई सवाल दिया जाए और उसमें बोलें, ये एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, कि फाइंड द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपको स्लोप को e से मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहें तो स्लोप को किससे निकालते हैं, tan थीटा से। तो यहां लिख सकते हैं h इज इक्वल टू tan थीटा इंटू में e, और इस तरह से आप ग्राफ से स्लोप निकाल सकते हैं। बस ये वाला जो एंगल है मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा। कर लेंगे सब लोग। तो ग्राफ से स्लोप निकालिए, e से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से आप लोगों को h मिल जाएगा विच इज नथिंग बट दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब एक दूसरी चीज और, मैंने बोला डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, हो गया डिटर्मिनेशन। अब हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। तो देखना जरा वर्क फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, गौर से समझना सब लोग। देखिए हमने ये देखा c बराबर में है माइनस का फाई नॉट अपॉन में e, सबको दिख रहा है। इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का फाई नॉट बराबर में क्या आ जाएगा, c इंटू में e। या फिर आप लिखिए फाई नॉट बराबर में माइनस का c इंटू में e। इससे ना आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। कई लोग सोचेंगे सर वर्क फंक्शन नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नहीं होता वर्क फंक्शन नेगेटिव। अभी समझाता हूं, ये पॉजिटिव ही आएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले एक चीज सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपके सामने ऐसे करके ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए 2 एक्सिस बना देता हूं, ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस और ये वाली y एक्सिस, ये रहा 0, यहाँ लिखा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर यहाँ 4, इस तरफ 1, फिर ये 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ पर 5। मान लो मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कुछ इस तरह से 3 से शुरू होकर 4 तक जा रही है, ऐसे करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कोई भी लाइन एक्सिस पर ओरिजिन से जितनी दूरी पर कट करती है, इस डिस्टेंस को इंटरसेप्ट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो मैं बोलूं x का इंटरसेप्ट कितना है, 4, और y का इंटरसेप्ट 3। ऐसे ही आप इसे देखोगे तो आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो अगर आप इस वाली एक्सिस पर देखें और ध्यान दें तो आप ये बोलोगे कि सर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये आपका y इंटरसेप्ट है, और इसी इंटरसेप्ट को किससे दिखाते हैं, c से। तो ये c ना इंटरसेप्ट ही है बस। तो अगर कोई सोचे कि मैं वर्क फंक्शन निकालूं तो ग्राफ से आपको c चाहिए, लेकिन c आप ऊपर नाप रहे हो या फिर नीचे, तो वो चीज आप अगर यहां रखोगे ना तो नेगेटिव अगर रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क फंक्शन अपने आप पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज आप इसे ऐसे लिख दो, फाई इज इक्वल टू में दिस इज द मैग्नीट्यूड, यहां पर लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, जो भी इंटरसेप्ट है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, और इनटू में यहां पर क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से आप निकाल पाओगे आराम से वर्क फंक्शन फाई नॉट, या फिर आप इसे लिखेंगे फाई नॉट बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू में e। तो इससे आप लोग निकालोगे वर्क फंक्शन, और इससे आप लोग निकालोगे किसको, प्लैंक्स कांस्टेंट को। अब ये चीजें ना किताब में तो है मगर ना बड़ी छुपा के रखी गई है। ये पूरी बात मैंने आपको बता दी, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, यही सारी चीज थी। अंकल की तस्वीर भी देख लो, आइंस्टाइन नहीं है, ठीक है। और यहां पर से ये रही वो चीज जो मैंने आपको बताई।
और ये है h अपॉन ई, दिस इज द स्लोप, और ये लिखा है ना स्ट्रेट लाइन विद स्लोप h अपॉन में e, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। तुम कोई भी मटेरियल ले लो भैया, h अपॉन ई स्लोप हमेशा कैसी रहेगी, एकदम सेम। पता है एक अंकल थे जिनका नाम था मोलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, याद है? कोई जानता है एक्सपेरिमेंट क्या था इनका? वो ना आइंस्टाइन की बातों को ना गलत साबित करना चाहते थे, और इसीलिए उनकी सारी चीज़ें ये वो सारा पढ़ लिया और ढंग से पढ़ के समझा सोचा, एंड में बोल दिया कि गुरुजी आप ठीक बोल रहे हो, आप जैसा करो वैसे ही होगा। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ना इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को भी निकाला, और वो भी वैल्यू बिल्कुल ठीक आई। फिर उनको वो गलत प्रूफ करना चाहते थे, इसी चक्कर में खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें बता दी उन्होंने, इसलिए उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला भाई बाद में। कह रहे बताओ, किसी और को गलत साबित करने के चक्कर में, पता नहीं क्या था, लोग कहते जलता था, मगर ऐसा नहीं था भाई। अब मुझे क्या पता जलते हैं कि नहीं जलते, बट हाँ अच्छी चीज़ है, किसी को गलत साबित करने के चक्कर में आप खुद भी कुछ सीख गए, कई नई चीज़ें बता दी, तो बेटर है तुम अपने पेपर का ही पढ़ लो बस, ठीक है? अब आप इसे लिख लो, फिर एक छोटा सा सवाल करते हैं। और जलना गलत बात होती है भाई, मेहनत करो, आगे बढ़ो। दो क्लासेस या 3 क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा। लिख लिया भाई सभी ने यहाँ तक? एक छोटा सा ना एग्जाम्पल है जो हमारी बुक का ही एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। उससे एक बार मैं आपको करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना सब लोग। पहले ये बताइए, अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर अब हम आगे चलते हैं। लिख लिया सभी ने? चले भाई आगे। देखिए एक बार, ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये रहा एक सवाल छोटा सा, और ये एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है
ये जो बुक है ना, ये गलती से पुरानी वाली बुक खुल गई है, तो इस पुरानी बुक में और नई बुक में ना क्वेश्चन तो सेम ही है। पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यू वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां। तो ये वाला सवाल मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देखना। तो अब क्या है ये क्वेश्चन, देखिएगा। ये रहा। अब ये जो सवाल आप लोग देख रहे हैं ना, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने शाम वाले बैच में करवाया था, तो अब आप देखिए आप लोग भी। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द स्लोप ऑफ द कट ऑफ पोटेंशियल, याद है ना, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही बात है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, इसके ग्राफ का जो स्लोप है इज फाउंड टू बी दिस, वो इतना पाया गया 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। तो जो स्लोप था वो मैंने लिख दिया आपके सामने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो स्लोप तो हम जानते हैं ना कितना है, h/e, और इक्वल टू में हो गया 4.2 इंटू 10⁻⁻15, h की 4.12 सॉरी, तो h इज इक्वल टू में आ जाएगा 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इंटू में क्या आ जाएगा e, तो आप इसे लिख सकते हैं 4.12 इंटू 10⁻⁻15 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। मेरी एक बात सुनना ध्यान से, तसल्ली से सुनना। कई बार ऐसा सवाल एग्जाम में दे दिया जाता है और बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट निकालो, और जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हो तो हमें तो इसकी वैल्यू पता है 6.63। इसका आंसर जो आएगा वही लिखना है। कोई बच्चा ये सोचे अरे यार ये तो गलत आ रहा है, मेरे को सही वाला पता है तो मैं सही वाला लिख देता हूँ, सही मत लिखना भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब आपको पता है ये वैल्यू होती है 6.63, हो सकता है ये वैल्यू 5.9 के आसपास आ जाए, 5.8 के आसपास आ जाए, या 6.7 के आसपास आ जाए। जो आएगी वही वैल्यू लिखनी है। अपनी तरफ से रजनीकांत मत बनना कि अरे मेरे को एक्यूरेट वैल्यू पता, चल मैं वही लिख देता हूँ। जो आएगा वही लिखना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, स्लोप कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, तो हाँ वैल्यू इसके आसपास ही आएगी, लेकिन जो आएगी वही सही आंसर होगा। अपनी मर्जी से सही वैल्यू मत लिखिएगा आप लोग। तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त, बाकी करते हैं अगली क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे।